एक्स्ट्रास डेथ, आई एम द सोन ऑफ हेडीज। अध्याय 161। मैंने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पढ़े हैं। फेलिक्स ने नियो के उत्तर के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वे परीक्षा हॉल में पहुंचे और आथा से मिले जो बाहर इंतजार कर रहा था। समूह हॉल में दाखिल हुआ जब अचानक एक प्रोफेसर ने नियो को रोका। उसने नियो को एक जांच भरी नज़र से देखा। समय के तत्व तुम्हारे चारों ओर अराजकता में हैं। तुम समय में वापस आ गए, है न? प्रोफेसर का चेहरा विकृत हो गया। समय के प्रति लगाव वाले छात्रों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। एक सवाल गलत हुआ और तुम पेपर दोबारा करने के लिए पीछे हट जाओगे। तुम आज चौथे छात्र हो, धिक्कार है। बाहर जाकर खड़े हो जाओ। पीछे हटने वालों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। आपको एक अलग प्रश्न पत्र मिलेगा, प्रोफेसर ने गुस्से में कहा। प्रोफेसर की तरह संवेदनशील देवता समय के तत्वों को पहचान सकते थे यदि तत्व अधिक मात्रा में मौजूद हों। उन्हें तत्वों को महसूस करने के लिए आत्मीयता की आवश्यकता नहीं थी। ये वैसा ही था जैसे लोग नियो की मृत्यु आभा को महसूस कर सकते थे जब वह बड़ी मात्रा में मृत्यु तत्व का उपयोग करता था। जब प्रोफेसर नियो को डांट रहे थे तब एलिजाबेथ उनके पास आए। क्या कोई समस्या है? हाँ, प्रोफेसर अन्ना की बात सुनो। एलिजाबेथ, अन्ना के रूप में प्रच्छन्न, पिछले वर्ष के दौरान एक सख्त और निष्पक्ष प्रोफेसर के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी। जब जरूरत पड़ी तो वह भगवान कबीले के छात्रों को दंडित करने में संकोच नहीं करती थी और भगवान कबीले और गैर भगवान कबीले के छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार करती थी। प्रोफेसर की व्याख्या सुनकर उसने सिर हिलाया। मुझे आपकी मदद करने दें, प्रोफेसर फ्रैंक। मैं नए प्रश्नपत्र छापकर इन रिग्रेशन करने वालों को दे दूंगा। धन्यवाद, प्रोफेसर अन्ना। नियो समेत 5 छात्रों को एक अलग कमरे में ले जाया गया। वे सभी रिग्रेशन करने वाले थे। नियो के विपरीत, वे खुद समय में पीछे चले गए और वे अतीत में केवल कुछ मिनट ही वापस जा सकते थे। एलिजाबेथ ने उन्हें प्रश्नपत्र खरीदे। जब छात्रों ने नए प्रश्नपत्र देखे तो वे कराह उठे। नहीं, यह एक अलग पेपर है। मैंने 1 घंटे पीछे जाने के लिए अपने द्वारा बचाए गए सभी समय तत्वों का उपयोग किया। मैं इसे फिर से नहीं कर सकता। मेरे बलिदान का क्या फ़ायदा? नियो ने अपनी शीट चेक की और भौहें सिकुड़ीं। यह मूल प्रश्नपत्र था जो गैर रिग्रेसर छात्रों को दिया गया था। उसे कोई दूसरा प्रश्नपत्र नहीं दिया गया था। एलिजाबेथ उसकी मदद कर रही थी। शुभकामनाएं, एलिजाबेथ ने उन सभी से कहा और डेस्क के पीछे बैठ गई। नियो मुस्कुराया। उसने प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे दिए क्योंकि उसने अपने पिछले राउंड के दौरान प्रश्नपत्र पढ़े थे। परीक्षा समाप्त करने के बाद वह एलिजाबेथ को धन्यवाद देने के लिए परीक्षा हॉल के बाहर खड़ा था, लेकिन उसने देखा कि वह पहले ही जा चुकी थी। आथा, फेलिक्स और अन्य लोग अपनी परीक्षा के बाद उसके पास आए। प्रोफेसरों ने तुम्हें क्यों ले जाया? वे रिग्रेसर छात्रों को एक अलग प्रश्नपत्र देना चाहते थे। ओह, ये तो, रुको, क्या? फेलिक्स ने उसका कंधा पकड़ लिया। तुमने अपना समय तत्व जगाया। अभी नहीं, प्रोफेसर डैनियल ने ही मुझे इमर्शन अवेकनिंग में मदद करने के लिए समय में वापस भेजा था। समूह हैरान था। फेलिक्स और जैक ने नियो को ईर्ष्या से देखा। काश मेरे पास भी समय के प्रति लगाव होता। नियो ने कंधे उचका दिए। वे दोपहर के भोजन के लिए कैफेटेरिया गए और अपने कमरे में लौट आए। मेरे पास D0 तक 5 महीने हैं। मैं तब तक कुछ आंकड़े तैयार करूंगा। अकादमी की कक्षाएं और कार्यक्रम नियो के लिए बेकार थे। उसने पाठ्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा छोड़ दिया था और अपने साथियों से बहुत पीछे था। अगले दिन नियो ने मिशन हॉल का दौरा किया। आपको किस मिशन की ज़रूरत है? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। भूल भुलैया, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रिसेप्शनिस्ट ने झिझकते हुए कहा। यह एक SS रैंक मिशन है। हम इसे आपको नहीं दे सकते। जब नियो ने अपना ID कार्ड दिखाया तो उसने बोलना बंद कर दिया। नियो हारग्रेव्स, टीम अम्ब्रा, टीम की रैंक 7वीं। स्थिति, टीम लीडर, आप टीम अम्ब्रा के नेता हैं, आप वह बेकार शासक हैं। रिसेप्शनिस्ट ने चकित होकर कहा और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा था। मुझे माफ़ करें। हाँ, आप SS रैंक मिशन ले सकते हैं। टीम अम्ब्रा इसके लिए योग्य है। उसने विषय बदल दिया और उसे एक सुनहरी चाबी दी। चाबी से वह कक्ष खुल सकता था जहां मिनोटॉर को भूल भुलैया के अंदर कैद किया गया था। यह मिशन उसके दोस्तों द्वारा लिए गए S रैंक मिशन से अलग था। SS रैंक लेबिरिंथ मिशन का उद्देश्य मिनोटॉर को हराना और लेबिरिंथ को बंद करना था, जबकि S रैंक मिशन का उद्देश्य लेबिरिंथ के अंदर खोए हुए व्यक्ति को बचाना था। नियो ने चाबी ले ली। वह अकादमी से निकलकर बुलेट ट्रेन से रेडवुड सिटी पहुंचा। शहर जीवंत था और साहसी लोगों से भरा हुआ था। साहसी लोग देवता थे जो लेबिरिंथ में जाते थे, राक्षसों का शिकार करते थे और लेबिरिंथ में पाए गए राक्षसों के शरीर के अंगों या अन्य कीमती सामान बेचते थे। नियो ने शहर का जायजा लिया। वह लेबिरिंथ में दाखिल हुआ। प्रवेश द्वार सैकड़ों देवताओं से भरा हुआ था। नियो को खाली जगह खोजने के लिए और अंदर जाना पड़ा। उसने खिड़की #12862 के अंदर पाया गया नक्शा निकाला।
जैक को नक्शे के साथ मिली चाबी की तुलना में यह एक बेकार वस्तु लग रही थी। आखिरकार चाबी ने जैक को शैडो डायमेंशन की खिड़कियां खोलने और बंद करने की अनुमति दी। हालांकि केवल नियो ही जानता था कि नक्शा चाबी जितना ही मूल्यवान था या उससे भी ज्यादा। उसने नक्शा खोला। साधारण कागज अचानक चमक उठा। इसने भूलभुलैया के अंदर मौजूद परिवेशी दिव्य ऊर्जा को चूसना शुरू कर दिया। नक्शे पर रेखाएं, गलियारे और राक्षसों के झुंड दिखाई दिए। भगवान का शुक्र है कि यह चीज काम करती है। मुझे चिंता थी कि इसे सक्रिय करने के लिए मुझे जैक की जरूरत होगी। डेडलस द्वारा बनाए गए लिविंग मैप के कई उद्देश्य थे। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे भूलभुलैया का नक्शा बनाकर ग्रीनवुड की भूलभुलैया को हराना था, जहां मिनोटॉर को कैद किया गया था। ग्रीनवुड की भूलभुलैया, या संक्षेप में भूलभुलैया, राक्षसों को जन्म देती थी। ये हमेशा फैलती रहती थी और इसका रास्ता हर दिन बदलता रहता था। भूलभुलैया को उच्च स्तरीय देवताओं द्वारा बंद नहीं किया गया था, क्योंकि इससे अच्छी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता था और यह निम्न और मध्यम स्तर के देवताओं के लिए प्रशिक्षण मैदान के रूप में काम करता था। बेशक भूलभुलैया को बंद करने के खिलाफ कोई नियम नहीं था। यही कारण था कि अकादमी ने भूलभुलैया को बंद करने के लिए एक SS रैंक मिशन रखा था। नियो ने मिनोटॉर के कक्ष का पता लगाने के लिए लिविंग मैप का उपयोग किया। उसकी वर्तमान रैंक इतनी कम थी कि वह मिनोटॉर तक नहीं पहुंच सकता था। उसने राक्षसों को मार डाला और D0 दिन तक उन्हें खा गया और प्रोफेसर डैनियल के पास लौट आया। अंदर आओ। प्रोफेसर डैनियल ने अपने कार्यालय का दरवाज़ा खोला। जब उसने नियो को खून और गंदगी से लथपथ देखा तो उसकी नाक सिकुड़ गई। तुम गंदे हो। आह, माफ़ करना, मैं इसके बारे में भूल गया। नियो ने गंदगी को निगलने के लिए अंधेरे का इस्तेमाल किया। साफ सफाई करके वह बैठ गया। इस दौर की शुरुआत में मेरा समय फिसल गया। तुम कितने दिन फिसले? 90 दिन। प्रोफेसर डैनियल ने सिर हिलाया। नियो ने समय की आवाज़ें सुनने के बाद ऐसा होने की उम्मीद की थी। इस बार मैं तुम्हें 1 साल पीछे भेजूंगा। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अतीत में पहुंचकर नियो का समय D150 पर फिसल गया। मैं उसी दिन वापस आ गया। उसका चेहरा सख्त हो गया। पिछली बार समय फिसलने के बाद वह D150 पर वापस चला गया था और फिर से ऐसा हुआ। मुझे इस बारे में प्रोफेसर डैनियल से पूछना होगा। उसने SS रैंक मिशन लिया और लेबिरिंथ के लिए रवाना हो गया। जब वह मिनोटॉर के कक्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था तो उसने इम्मोर्टल में 249/250 XP प्राप्त किया। जब तक वह 250 XP तक पहुंच जाता, वह एक मिथिक रैंक डेमिगॉड बन जाता। यह एक अच्छी खबर है, लेकिन XP अब और नहीं बढ़ रहा है। चाहे वह कितनी भी बार कौशल का उपयोग करे, XP 249 से अधिक नहीं होगा। वह सहज रूप से जानता था कि समस्या क्या है। कोई दबाव नहीं है। मुझे XP बढ़ाने के लिए इम्मोर्टल कौशल पर भारी दबाव डालने की आवश्यकता है। जब उसने अपने गॉड ब्लड को जगाया था तब उसने डेथ कौशल के साथ भी ऐसा ही किया था। नियो ने खुद को कई बार डेथ का उपयोग करने के लिए मजबूर किया, भले ही इससे उसकी आत्मा पर दबाव पड़ा हो। मैं इम्मोर्टल पर दबाव कैसे डाल सकता हूँ? बहुत मुश्किल से मरूं और फिर पुनर्जीवित हो जाऊं। उसकी समस्याओं की सूची बढ़ती ही गई। उसने भूलभुलैया के अंदर राक्षसों को ढूंढना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे जानबूझकर उससे बच रहे थे। जब उसने उन्हें ढूंढा तो उन्होंने ज्यादा आंकड़े नहीं दिए। यह क्या है? ये तो बस एक के बाद एक समस्याएं हैं। भाग्य तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। समय की आवाज़ों ने जवाब दिया। कुछ शब्द प्रोफेसर डैनियल की आवाज़ में बोले गए, कुछ एलिजाबेथ की आवाज़ में और फेलिक्स की आवाज़ में। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिकॉर्ड की गई पंक्तियों को संपादित कर रहा था और उन्हें नए वाक्य बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थित कर रहा था और नियो को उनके साथ जवाब दे रहा था। यह शापित भाग्य। वह प्रोफेसर डैनियल के पास वापस आया। मैं उनसे पूछूंगा कि क्या भाग्य की चाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। नियो को संदेह था कि प्रोफेसर डैनियल उसे जवाब दे सकते हैं। हालांकि कोशिश करने में कोई बुराई नहीं थी। वह निर्धारित समय पर प्रोफेसर डैनियल के दफ्तर के बाहर इंतजार कर रहा था। प्रोफेसर डैनियल ने दरवाज़ा नहीं खोला, चाहे नियो ने कितना भी इंतजार किया हो। वह हमेशा सुबह 5:03 दरवाज़ा खोलता है, लेकिन अभी तो सुबह 8 बजे हैं। नियो के दिल में एक अंधेरी आशंका घर कर गई। वह सुबह 11 बजे तक इंतजार करता रहा और जब दरवाज़ा बंद ही रहा तो वह दफ्तर में दाखिल हुआ। प्रोफेसर डैनियल, मैं अंदर आ रहा हूं क्योंकि आप देर से आए हैं। जब नियो ने देखा कि प्रोफेसर डैनियल बेहोश होकर फर्श पर पड़े हैं तो उसके शब्द उसके गले में अटक गए। उसने उसे जल्दी से उठाया। वह इतना हल्का क्यों है? ऐसा लगता है जैसे वह खोखला है। नियो ने अपना सिर हिलाया और प्रोफेसर डैनियल को सोफे पर लिटा दिया। प्रोफेसर कुछ घंटों बाद उठे। उन्होंने अपनी भौहों को सहलाया। प्रोफेसर डैनियल, क्या आप ठीक हैं? क्या आपने समय तत्व को जगाया? उन्होंने नियो की बात बीच में ही रोक दी और पूछा। नियो ने भौहें सिकोड़ी।
उन्हें एहसास हुआ कि प्रोफेसर डैनियल नहीं चाहते थे कि वह पूछें कि वह क्यों बेहोश हो गया था। अभी नहीं, तो हार मान लो, प्रोफेसर डैनियल खांसते हुए बोले। यदि आप इतने प्रयासों के बाद भी इसे जगा नहीं सकते तो आपके पास समय तत्व के लिए कोई प्रतिभा नहीं है। हार मान लो, आपका शरीर और अधिक प्रतिगमन को नहीं झेल सकता। आप क्षरण से मर जाएंगे। मैं सहन कर सकता हूँ। अपने आप को देखो, इरोशन की वजह से तुम 5 साल छोटे हो गए हो। नियो ने बोलना बंद कर दिया। वह जवाब में कुछ नहीं कह सका। आखिरी बार तुम अपने दोस्तों से कब मिले थे? मुझे पता था, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जानने वाले किसी को पता चले कि तुम इरोशन की वजह से धीमी मौत मर रहे हो। प्रोफेसर डैनियल ने नियो को घूर कर देखा। अपना जुनून छोड़ दो, नियो। इसे स्वीकार करो, तुम्हारे पास समय के लिए प्रतिभा नहीं है। मैं हार नहीं मान सकता। प्रोफेसर डैनियल ने नियो का जवाब सुनते ही मेज पर हाथ मारा। समय तुम्हें नष्ट कर रहा है, और अधिक प्रतिगमन और तुम अस्तित्व से बाहर हो जाओगे। बस ऐसे ही चला गया। कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा। नियो ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे पता था कि प्रोफेसर डैनियल सही थे, लेकिन उसने कसम खाई थी, मैं हार मानने के बजाय मरना पसंद करूंगा। प्रोफेसर डैनियल ने ये शब्द सुनकर सख्त रुख अपनाया। तुमने क्या कहा? मैं हार नहीं मानूंगा, तुम्हारे बदमाश। उसने नियो को मारने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। हालांकि जब उसने नियो की दृढ़ निगाह देखी तो उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। उसने अपना चेहरा ढक लिया। अरे, प्रोफेसर डैनियल ने नियो को कई सालों तक पीछे हटते देखा था। नियो को क्षरण और समय के खिसकने के बाद के प्रभावों का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। नियो हार मानने वाला नहीं था। प्रोफेसर डैनियल जानते थे, 3 और पीछे हटना, यदि तुम उसके बाद भी समय को नहीं जगा पाते तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। प्रोफेसर डैनियल खड़े हो गए। मुझे परवाह नहीं है कि तुम सहमत नहीं हो। उसने नियो की पीठ पर अपनी हथेली रखी और धक्का दिया। नियो समय में वापस आ गया। उसकी वापसी की औसत तिथि D180 से D120 तक भिन्न थी। वह भूल भुलैया में वापस आ गया। प्रत्येक प्रतिगमन के साथ भूल भुलैया में उसके सामने आए राक्षसों की संख्या कम होती गई। लगता है कि अगर मैं और राक्षसों की तलाश करने की कोशिश करूंगा तो मैं बस समय बर्बाद करूंगा। अब समय आ गया है कि मैं मिनोटॉर से लड़ूं। वह आखिरी रिग्रेशन में मिनोटॉर के चैम्बर में पहुंचा। वह मिनोटॉर से लड़ने से पहले खुद को सीमा तक मजबूत करने के लिए और अधिक रिग्रेशन का उपयोग करना चाहता था। हालांकि प्रोफेसर डैनियल के शब्दों ने यह स्पष्ट कर दिया, बहुत अधिक समय नहीं बचा था। नियो ने मिनोटॉर से लड़ने का फैसला किया। वह विशाल दरवाजों के सामने खड़ा था और उन्हें खोलने के लिए अकादमी द्वारा जारी की गई चाबी का इस्तेमाल किया। भारी दरवाजे चीखने लगे। नियो मिनोटॉर की ओर चला गया। विशाल मिनोटॉर ने एक विशाल गदा का इस्तेमाल किया। इसकी मांसल संरचना, घुमावदार सींग और खून की प्यासी भयंकर आंखें थीं। मिथकों से एक राक्षस मिनोटॉर नियो की कल्पना से कहीं अधिक राजसी लग रहा था। यह युद्ध के भूखे बेर्सकर अवतार की तरह लग रहा था। इसके विपरीत नियो पतला और पीला पड़ गया। उसके होंठ फटे हुए थे और उसकी आंखों में गहरे काले घेरे थे। वह इस दुनिया में आने के समय से कहीं ज्यादा कुपोषित लग रहा था। तुमने मेरे एक दोस्त को मार डाला। नियो ने अपनी तलवार खींची। मैं इसे बदला नहीं कहूंगा। उसने धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाई और मिनोटॉर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन मरने के लिए तैयार रहो। नियो ने छलांग लगाई और वार किया। मिनोटॉर ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे गिरा दी। नियो की लाल बिजली और मिनोटॉर की रक्त लाल आभा फूट पड़ी। उनकी झड़पों ने बड़े पैमाने पर शॉकवेव पैदा की। फर्श फट गया और खंभे टूटने लगे। अचानक मिनोटॉर की पीठ पर 2 और हाथ दिखाई दिए। उसने उनका इस्तेमाल एक अपरकट देने के लिए किया। हमले ने नियो को हवा में उछाल दिया और उसे छत पर पटक दिया। इससे पहले कि उसका शरीर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिर पाता, मिनोटॉर दहाड़ उठा। ऊर्जा की एक संघनित लाल गेंद उसके सींग के बीच इकट्ठी हुई और नियो की ओर बढ़ी। नियो ने महासागर के आलिंगन और अंधकार का इस्तेमाल किया। उसके चारों ओर काली लपटें उठीं और उसने उनके साथ हमले को अवशोषित करने की कोशिश की। एक और विस्फोट हुआ। जब मिनोटॉर रुका तो छत पर एक विशाल गड्ढा बन गया। नियो आसमान से गिर गया। मिनोटॉर ने अपना मुंह खोला और गिरते हुए नियो को खाने की कोशिश की। तभी अचानक एक शॉकवेव विस्फोट हुआ जिसका स्रोत नियो था। राक्षस लड़खड़ा कर पीछे हट गया। उसकी आंखों में सावधानी और आश्चर्य दिखाई दिया। नियो ने अपने दिव्य ऊर्जा पूल को खोलकर अपनी आशीर्वाद सीमा तक सक्रिय कर दिया। उसने एसेंस ब्रीथ स्पेल महासागर के आलिंगन को सक्रिय किया और अपने ब्लेड को मृत्यु और अंधकार की मोटी आभा में लपेटा। मिनोटॉर ने एक गगनभेदी दहाड़ के साथ हमला किया। नियो ने राक्षस के वार को चकमा दिया और उसके टखने पर एक तेज वार किया। मिनोटॉर ने उसे रोकने के लिए अपनी गदा का इस्तेमाल किया। उसने गुर्राहट की और अपनी गदा को आश्चर्यजनक चपलता के साथ उठाया और उसे एक विस्तृत चाप में नीचे की ओर घुमाया। बचने का कोई समय नहीं था। राक्षस अपने आकार के हिसाब से बहुत तेज था। नियो ने अपनी तलवार उठाई।
उसने मिनोटॉर की गदा को अपने ब्लेड से फिसलने दिया और उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। फर्श टूट गया। नियो के बचाव के कारण मिनोटॉर अपना संतुलन खो बैठा। राक्षस लड़खड़ा गया। स्थिति का फायदा उठाते हुए नियो ने छलांग लगा दी। उसकी तलवार के चारों ओर लिपटी मौत और अंधकार भड़क उठे। तलवार की लंबाई बढ़ती गई और नियो ने एक साफ चौड़े झटके से मिनोटॉर की बांह को काट दिया। अग्रबाहु, जो नियो से बड़ा था, एक सुस्त धमाके के साथ नीचे गिर गया। दर्द में चिल्लाने के बजाय मिनोटॉर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा हो। उसने अपनी गणना की हुई ठंडक दिखाई और नियो को अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया, जिससे नियो को एहसास हुआ कि मिनोटॉर ने अपने हाथ की बलि देकर उसे धोखा दिया है। राक्षस ने उसे कुचलने वाली पकड़ में जकड़ लिया। दबाव के कारण नियो की हड्डियां टूट गईं। उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसने नेक्रोटिक टच का इस्तेमाल किया और मिनोटॉर की उंगलियों पर 5 ढेर लगाए। उसकी त्वचा पर दरारें दिखाई दीं। उसका हाथ टूट गया। नियो मुक्त होकर उसकी पकड़ से गिर गया। वह जमीन पर उतरने ही वाला था कि मिनोटॉर ने अपने 2 बचे हुए हाथों से उसे जमीन पर पटक दिया। उसने दहाड़ लगाई और नियो को खत्म करने के लिए अपनी गदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकता। मिनोटॉर ने नीचे देखा और पाया कि उसके हाथ गायब थे। आखिरी क्षण में नियो ने बचाव करने के बजाय हमला किया और उन्हें काट डाला। तुम इस तरह से बेहतर दिखते हो। नियो खांसते हुए खड़ा हो गया। उसने अपनी दृष्टि को धुंधला कर रहे खून को पोंछा और मिनोटॉर की ओर भागा, जिसने अपनी चारों भुजाएं खो दी थीं। राक्षस ने अपने पैर पटक दिए, जैसे कोई हाथी चींटी को कुचलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन नियो ने अपनी चपलता का इस्तेमाल करके हमलों को चकमा दिया और उसके शरीर पर चढ़ गया। वह फिर से उछला और एक ही बार में उसके सिर तक पहुंच गया। नियो ने मिनोटॉर का सिर काटने के लिए ऑरा स्लैश का इस्तेमाल किया। मिनोटॉर एक जोरदार धमाके के साथ गिर गया। नियो गिरे हुए जानवर के ऊपर खड़ा था, सांस फूल रही थी लेकिन विजयी था। उसने राक्षस को काले धुएं में विलीन होते देखा। भूलभुलैया की दिव्य ऊर्जा का मंथन हुआ। ये कक्ष के केंद्र की ओर भागा और बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंज उठी। मिनोटॉर पुनर्जीवित होकर अपनी छाती पीट रहा था, मानो प्रभुत्व स्थापित करना चाहता हो। बेशक तुम अपनी शापित मोटी गाय को पुनर्जीवित करोगे। जैसे ही नियो अपनी तलवार उठाने वाला था, मिनोटॉर इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि वह नियो की नजरों से ओझल हो गया। एक विशाल छाया उसके ऊपर गिर पड़ी। भाड़ में जाओ। मिनोटॉर उसके ऊपर गिर पड़ा। गुरुत्वाकर्षण और गति की शक्ति से गदा को नीचे गिरा दिया। नियो की मृत्यु हो गई और उसे अमर का उपयोग करना पड़ा। उसने अपनी जीभ चटकाई। मुझे युद्ध में इस कौशल का उपयोग करने से नफरत है, लेकिन मुझे लगता है कि यह ठीक है क्योंकि हम दोनों धोखा दे रहे हैं। पुनर्जीवित होने के कारण ठीक और तरोताजा होकर नियो ने एहसान वापस करने के लिए पूरी शक्ति से हमला किया। अल्पविराम। प्रोफेसर डैनियल का कार्यालय, डेमिगॉड अकादमी। प्रोफेसर डैनियल खाली कार्यालय के अंदर दिखाई दिए। वह खून की खांसी करते हुए दुबला हो गया। उसने अपनी कांपती भुजाओं से अपनी जेब घड़ी निकाली। मैं कुछ हफ्ते पहले ही आ गया था। नियो के शब्दों में वह D79 में वापस आ गया था। उसने अपनी भौहों की मालिश की। तारीखों को नियंत्रित करना कठिन होता जा रहा है। पिछले दौर में जब वह D0 पर पहुंचा तो वह बेहोश था। इस बार उसने पहले पहुंचने की कोशिश की क्योंकि वह नियो के सामने बेहोश नहीं होना चाहता था। हालांकि D79 बहुत जल्दी आ गया था। तारीखों को नियंत्रित करना कठिन होता जा रहा है। किस बात का? आपका समय फिसल रहा है। प्रोफेसर डैनियल ने आवाज़ की दिशा में अपना सिर घुमाया। उन्होंने देखा कि प्रिंसिपल शार्लोट उनकी कुर्सी पर बैठी हुई दस्तावेजों को पलट रही थी। आश्चर्यचकित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आप समय फिसलने से गुजर रहे हैं। प्रोफेसर डैनियल ने सिर हिलाया और बैठ गए। शार्लोट ने आगे कहा, आप जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। ये पहली बार है जब मैंने सुना है कि कोई व्यक्ति अपने समय फिसलने को नियंत्रित कर सकता है। ये कुछ खास नहीं है प्रिंसिपल। मैं मुश्किल से इसे नियंत्रित कर सकता हूं और हर बार जब मैं समय फिसलता हूं तो मेरा नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है। मैं समझ गया। शार्लोट ने दस्तावेज डैनियल की ओर फेंके। पृष्ठ कांच की मेज पर फिसल गए। वे उसके सामने रुक गए। उसके व्यक्तिगत विवरण उस पर लिखे हुए थे। नाम डैनियल कैलम। उम्र अज्ञात। नौकरी प्रोफेसर। विषय ध्यान। साइड जॉब हीलर। रैंक रक्तरेखा। तत्व संबंध समय। आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं प्रिंसिपल? आपकी प्रोफाइल मज़ेदार है, इसमें बहुत सारी जानकारी गायब है। प्रोफेसर डैनियल ने भौहें सिकोड़ीं। उन्होंने टाइम स्लिपिंग के दुष्परिणामों को दबाते हुए कहा, अकादमी हमें अपनी गोपनीयता बनाए रखने की अनुमति देती है। मेरे गुम हुए रिकॉर्ड से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम गोपनीयता की अनुमति देते हैं, लेकिन यह अकादमी के रिकॉर्ड नहीं हैं। ये सभी पिछले प्रिंसिपलों का रिकॉर्ड है। ये सब जानकारी है जो हमारे पास तुम्हारे बारे में है। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। दस्तावेजों के पन्ने अपने आप पलट गए।
उन्होंने प्रोफेसर डैनियल की 10 साल पहले की, 20 साल पहले की, 50 साल पहले की, 100 साल पहले की, 200 साल पहले की तस्वीरें दिखाईं। वे सभी तस्वीरों में थे, यहाँ तक कि 3000 साल पहले अकादमी की स्थापना के दौरान ली गई तस्वीर में भी। तुम कौन हो? अगर तुम इतने लंबे समय से अकादमी में हो तो हमें तुम्हारे बारे में और जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हम नहीं जानते, यहाँ तक कि स्फिंक्स ने भी आपके बारे में बात करने से मना कर दिया। प्रोफेसर डैनियल ने शार्लोट को देखा, उसके होंठ एक पतली रेखा में दब गए। कुछ मिनटों के बाद उसने आह भरी और आखिरकार अपना मुंह खोला। मुझे लगा कि प्रिंसिपलों के बीच एक अलिखित नियम है कि डैनियल कैलम को परेशान न करें या उसके जीवन में हस्तक्षेप न करें। ऐसा ही एक नियम है। शार्लोट ने सिर हिलाया। लेकिन आप देखिए, मुझे अपने पिछवाड़े में होने वाली हर चीज़ के बारे में जानना पसंद है। इसमें आप भी शामिल हैं। आप एक साधारण देवता होने के लिए बहुत मजबूत हैं जिसकी एकमात्र ताकत उसकी लंबी उम्र है। आप नियो हारग्रेव्स को कई बार अतीत में भेज सकते हैं। क्या यही वजह है कि आपने नियो हारग्रेव्स की सिफारिश मुझे की, अपनी शक्तियों की सीमाओं का परीक्षण करने के लिए? प्रोफेसर डैनियल की निगाहें सख्त हो गईं। उसे देखकर चार्लोट ने ठहाका लगाया। ये बहुत मज़ेदार है कि हज़ारों साल की उम्र होने के बावजूद आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे खो देते हैं। और आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। नियो हारग्रेव्स को पता नहीं था कि मैं उसका इस्तेमाल आपकी परीक्षा लेने के लिए कर रहा हूँ। वह वास्तव में अपने तत्व को जगाने के लिए आपके अधीन कड़ी मेहनत कर रहा है। प्रोफेसर डैनियल ने राहत और निराशा से भरी आह भरी। वे नियो को पढ़ा रहे थे क्योंकि उन्होंने नियो में अदम्य इच्छा शक्ति देखी थी और क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि नियो को भी वही भाग्य भोगना पड़े जो उन्हें भोगना पड़ा। प्रोफेसर डैनियल नियो में खुद को देख सकते थे, एक लड़का जो समय को सर्वोच्च मानता था और समय की शक्ति को जगाने के लिए कड़ी मेहनत करता था। उसे समय के बारे में सिखाने वाला कोई नहीं था। जागने के बाद लड़का समय की शक्ति के नशे में चूर होकर उसका दुरुपयोग करता था और उसे अपने कार्यों के परिणाम हमेशा के लिए भुगतने का श्राप दिया गया था। तुम मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो? अगर तुम मेरी शक्ति का उपयोग करने का कोई इरादा रखते हो, इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा ये स्पष्ट है कि तुम अब समय को मुश्किल से नियंत्रित कर सकते हो। शार्लोट ने आगे कहा। इससे प्रोफेसर डैनियल घबरा गए कि उसका अनुमान कितना सटीक था। तुम समय को कितनी बार दोहरा सकते हो? एक बार या 2 बार? उसके बाद शायद आप अपने समय के खिसकने को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और कुछ 100 साल बाद खत्म हो जाएंगे। क्या इसी तरह आप 3000 साल तक जीवित नहीं रहे? आप ये सब कैसे जानते हैं? जैसा कि मैंने कहा, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। हो सकता है कि आपको समय पर बेजोड़ महारत हासिल हो, लेकिन दुनिया लगातार आगे बढ़ रही है। हम अब तत्वों, भगवान के रक्त और अन्य पौराणिक मात्राओं के बारे में 3000 साल पहले की तुलना में बहुत अधिक जानते हैं। इतने सारे ज्ञान के साथ अपनी शक्तियों की सीमाओं की परिकल्पना करना आसान है। शार्लोट के शब्द डैनियल को ठंडे वास्तविकता के थप्पड़ की तरह लगे। वह 3000 साल से जीवित था, लेकिन वह उससे 1/4 से भी कम समय तक जीवित रहा। तो तुम कौन हो? मैं इसका उत्तर तब तक नहीं दे सकता जब तक मुझे आपके प्रश्न का उद्देश्य पता न हो। प्रोफेसर डैनियल ने अनजान बनने का अभिनय करना बंद कर दिया। ये जिज्ञासा है, बस इतना ही। हाँ, प्रोफेसर डैनियल ने उसके शब्दों के बारे में सोचा। अंत में उसने उसका मजाक उड़ाने का फैसला किया। मैं अकादमी का संस्थापक हूँ। हालांकि मुझे संदेह है कि किसी को याद होगा क्योंकि मैंने दुनिया को बहुत बार रीसेट किया है। मैं समझ गया। मुझे जवाब देने के लिए धन्यवाद। शार्लोट खड़ी हो गई। उसके बगल में एक पोर्टल दिखाई दिया। उसने प्रोफेसर डैनियल से बात की जैसे ही वह उसमें से गुजरी। चूंकि मैंने तुम्हें परेशान किया है, इसलिए मैं बदले में तुम्हें अच्छी खबर दूंगा। नियो जल्द ही अपने समय तत्व को प्रकट करेगा। अल्पविराम। मिनोटॉर का कक्ष। भूल भुलैया। कक्ष के चारों ओर संघनित लाल बिजली के बोल्ट विनाश के नृत्य में चटक रहे थे। कक्ष का एक भी पत्थर उल्टा नहीं छोड़ा गया था। स्तंभ नष्ट हो गए थे और फर्श टुकड़े टुकड़े हो गया था। नियो और मिनोटॉर के बीच टकराव ने गड़गड़ाहट वाली गूंज और शॉकवेव पैदा की। वे 2 दिनों से लड़ रहे थे। दोनों में से कोई भी नहीं गिरा था। हालांकि समय के साथ दोनों कमज़ोर हो गए थे। नियो की त्वचा फट गई थी और मिनोटॉर की हरकतें धीमी थीं। वे कक्ष में अनियंत्रित लाल बिजली के कहर से प्रभावित थे। आखिरकार नियो के दिमाग में कुछ आया। ये वह क्षण था जिसका नियो को इंतजार था। उसने छलांग लगाई और मिनोटॉर की 2 भुजाएं काट दी। मिनोटॉर राक्षस पिछले 2 दिनों में अनगिनत बार एक ही स्थिति का सामना कर चुका था। उसने चोट को नज़रअंदाज किया और नियो की ओर दौड़ा। पहली बार नियो ने अंधेरे का इस्तेमाल करके मिनोटॉर को अंधेरे के ताबूत में फंसाया। राक्षस भ्रमित हो गया जब उसने नियो को एक नया हमला करते देखा। इससे पहले कि वह भ्रम से उबर पाता, नियो ने उसके कटे हुए हाथ उठाए और उन्हें खा लिया। मिनोटॉर जम गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने क्रोध से भरी दहाड़ लगाई।
हालांकि नियो ने उस पर हमला करने से पहले ही तलवार को उसके दिल में घोंप दिया। फिर से भूल भुलैया की दिव्य ऊर्जा ने मंथन किया और राक्षस पुनर्जीवित हो गया। फिर भी उसकी 2 भुजाएं गायब थीं। लगता है कि तुम्हारी अमरता अब और नहीं टिक सकती। उसने एक ठंडी मुस्कान निकाली। सच कहा जाए तो नियो की खुद की अमरता अपनी सीमा पर थी। चैम्बर में मौजूद मृत्यु की मात्रा ने उसके पुनरुद्धार की प्रक्रिया को धीमा कर दिया था। मिनोटॉर की अनगिनत मौतों और उसके द्वारा छोड़े गए मृत्यु तत्व से जमा हुई लाल बिजली मृत्यु मिनोटॉर और उसे कमजोर कर रही थी। अगर ऐसा न होता तो नियो मिनोटॉर की भुजा को खा नहीं पाता। यही है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मेरा अमर कौशल अब ऊपर जाने वाला है। नियो ने मिनोटॉर की ओर दौड़ते हुए लाल चिंगारियां छोड़ीं। क्रोधित होकर मिनोटॉर दहाड़ने लगा और आगे बढ़ा। उनके हथियार आपस में टकराए, लेकिन इस बार यह बराबरी का आदान प्रदान नहीं था। मिनोटॉर को पीछे धकेल दिया गया। मिनोटॉर के संतुलन को पुनः प्राप्त करने से पहले नियो ने उसके पैर काट दिए। राक्षस गिर गया और नियो ने उसके धड़ पर इतनी जोर से लात मारी कि उसका विशाल शरीर कक्ष के पार जा गिरा। उसने उसके अलग हुए पैर खा लिए। मिनोटॉर ने चारों पैरों पर खड़े होकर उस पर पागलों की तरह हमला किया। हालांकि अब नियो के लिए यह कोई मुकाबला नहीं था। उसने कुछ ही मिनटों में लड़ाई खत्म कर दी। मिनोटॉर के पास जो आखिरी चीज बची थी वह उसका दिल था। नियो ने उसे खा लिया। इम्मोर्टल जोड़ 1 अद्वितीय कौशल इम्मोर्टल में महारत हासिल कर ली गई है। 3 कौशल विकास अनलॉक हो गए हैं। कृपया सावधानी से चुनें। 1 इससे पहले कि नियो नोटिफिकेशन पढ़ पाता, उसका शरीर अकड़ गया और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। वह हिल नहीं पा रहा था। अरे, मैं यहाँ नहीं गिर सकता। मेरे पास इम्मोर्टल का कोई चार्ज नहीं बचा है। हर बीतते सेकंड के साथ उसकी धड़कनें कमज़ोर होती जा रही थीं। पिछले 2 दिनों में नियो ने बहुत ज़्यादा डेथ का इस्तेमाल किया था। कौशल विकास, उसका दिमाग गंदा था। मुझे कुछ चुनना है। अगर मैं रैंक बढ़ा लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। अपने विचारों के बावजूद नियो जानता था कि यह उसके लिए अंत था। मिनोटॉर की मौत के बाद भूल भुलैया बंद हो रही थी। अगर वह वहीं रुका और रैंक बढ़ाने की कोशिश की तो उसे अपनी सफलता पूरी होने से पहले ही भूल भुलैया में कुचल दिया जा सकता था। और बिना रैंक बढ़ाए वह हिल भी नहीं सकता था। भागने की तो बात ही छोड़िए। नियो एक मुश्किल जगह और चट्टान के बीच फंस गया था। आह भरते हुए उसने छत को देखा। ठीक है, कम से कम मैंने मरने से पहले एक अमर प्राणी को मार दिया। यह मेरी टू डू सूची से एक काम है। जमीन कांपने लगी और दीवारें गिरने लगीं। जब उसे लगा कि अब उसके लिए सड़क का अंत हो गया है तो उसने एक अपरिचित आवाज़ सुनी। आपको हार मानते हुए देखना दुर्लभ है। उद्धरण चिन्ह ... आप यहाँ कैसे हैं? नियो को उसकी आंखों पर शक हुआ। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। एलिजाबेथ एक चांदी के पोर्टल के सामने खड़ी थी। पोर्टल के बाहर वह प्रिंसिपल की कठपुतली नौकरानियों को देख सकता था। मुझे लगा कि उच्च पद के देवताओं को भूल भुलैया में प्रवेश करने से मना किया गया है। यह मास्टर की समस्या है। वह इसे संभाल लेंगे। एलिजाबेथ ने अपनी उंगली के एक झटके से उसे इशारा किया। हवा में दिव्य ऊर्जा ने नियो को लपेट लिया और उसे उठा लिया। चलो चलते हैं। वह उसे पोर्टल में ले गई। दोनों एक पहाड़ी पर एक हवेली में दिखाई दिए। एलिजाबेथ नियो को हवेली के अंदर ले आए। वह सबसे बड़े कमरे में गई और नियो को बिस्तर पर लिटा दिया। थैंक यू। नियो की आवाज़ फटी। ये जानकर कि वह सुरक्षित है, उस पर राहत की लहर छा गई। उसे लगा कि पिछले दिनों की थकान एक बार में ही उस पर टूट पड़ी है। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। सो जाओ। एलिजाबेथ ने धीरे से उसकी आंखें ढंक दी। उसे उन्हें बंद करने के लिए कहा। तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। अल्पविराम। नियो जाग गया, तरोताज़ा हो गया। उसने हिलने की कोशिश की, तभी अचानक एक तेज़ दर्द उसके शरीर में घुस गया। मैं कहाँ हूँ? उसने खुद को देखा। एक अपरिचित कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ, पट्टियों और एंटीसेप्टिक्स में लिपटा हुआ, ऐसे कपड़े पहने हुए जो उसके नहीं थे। आखिरी बात जो मुझे याद है वह यह है कि मैं मिनोटॉर के दिल को निगलने वाला था। उसने अपनी भौहों को सहलाया। यादें धीरे धीरे उसके पास लौट आईं। क्या वह वास्तव में एलिजाबेथ थी? नियो ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसे बचाने के लिए वह उसका ऋणी था। फिर भी उसे कैसे पता चला कि मैं वहाँ था? मुझे याद नहीं कि मैंने उसे बताया था कि मैं भूल भुलैया में गया था। जब नियो उससे मिला तो उसने एलिजाबेथ से सवाल करने का फैसला किया। उसने खड़े होने की कोशिश की और लगभग गिर गया जब उसके टूटे हुए शरीर ने हिलने से इनकार कर दिया। तभी नियो ने अपने तकिए के नीचे रखे कागज़ के टुकड़े को देखा। रात 9 बजे हवेली के प्रशिक्षण कक्ष में आ जाओ। तब तक आराम करो। मुझे लगता है कि मुझे ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं है कि यह नोट किसने लिखा है। मान करने वाला लहजा बिल्कुल साफ है। वह हंसा और बिस्तर पर वापस लेट गया। मिनोटॉर के साथ लड़ाई ने उसे गंभीर घावों के साथ छोड़ दिया। एक के लिए वह कुछ दिनों के लिए अपनी मृत्यु आत्मीयता का उपयोग नहीं कर सका।
युद्ध के दौरान उसका कोर अपनी सीमा से परे तनावग्रस्त हो गया था। कुछ और करने के लिए नहीं होने पर उसने अपनी स्थिति को कॉल किया। अद्वितीय कौशल अमर में महारत हासिल की गई है। 3 अद्वितीय कौशल विकास अनलॉक किए गए। 3 यह अच्छा है। मिथिक रैंक पर प्राप्त अद्वितीय कौशल अलग थे। वे उसके अनुभव और उसके वंश की शक्ति के संश्लेषण से पैदा हुए थे। पिछले कौशलों मृत्यु और अमर के विपरीत जो उसके वंश के लिए अद्वितीय थे, नए कौशल उसके और केवल उसके होंगे। वह उन्हें रखने वाला एकमात्र व्यक्ति होगा। मुझे उम्मीद है कि रूले कुछ अच्छा होगा। कृपया एक चुनें। 1 शाश्वत, उम्रहीन बने और स्थिति संबंधी बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोध प्राप्त करें। जोड़ 10% प्रतिरोध। 2 अमर बरसकर, अपनी मृत्यु के बाद भी लड़ाई जारी रखें। अवधि 24 घंटे। 3 पारलौकिकता, प्रत्येक पुनरुद्धार के साथ आपका शरीर और आत्मा मजबूत होती जाती है। जोड़ 1% बढ़ावा। नियो ने कौशल विवरण को फिर से पढ़ा। वे बहुत अच्छे हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह एक सपना है? मेरे शापित वंश ने कब से अच्छे कौशल दिए। इटर्नल ने उसे उम्रहीन बना दिया और उसे स्थिति संबंधी बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोध दिया। स्थिति संबंधी बीमारियों के कई प्रकार थे। जहर, मानसिक भ्रष्टाचार, डिबफ और शाप। स्थिति संबंधी बीमारियों की शक्ति को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एलिजाबेथ लगभग एक शाप से मर गई थी। प्रतिरोध अकेले मजबूत है लेकिन उम्रहीन। यह एक सपने के सच होने जैसा है। अगर मैं ये कौशल चुनता हूं तो मुझे समय क्षरण के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्षरण ने किसी व्यक्ति को उसके समय को उलटकर मार दिया। व्यक्ति तब तक जवान होता रहेगा जब तक कि वह अस्तित्व से बाहर न हो जाए। एक उम्रहीन प्राणी क्षरण का प्रतिरोध कर सकता है। अमर बरसकर भी अच्छा है। इम्मोर्टल हर 24 घंटे में रिचार्ज होता है और अनडाइंग बरसेर्क मुझे मरने के बाद 24 घंटे तक लड़ने देता है। अगर मैं उन्हें एक साथ इस्तेमाल करता हूं तो मैं एक सच्चा अमर बन जाऊंगा। तीसरा कौशल पहले 2 से कमज़ोर नहीं था। ट्रांसेंडेंस के साथ, मुझे हर दिन केवल खुद को मारने की ज़रूरत है और मैं अनंत रूप से मजबूत हो सकता हूं। नियो को 3 कौशलों में से किसी एक को चुनने में मुश्किल हुई। वे असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। उसने अपना निर्णय लिया। अद्वितीय कौशल चुना गया। शुरुआती सफलता। हवेली के चारों ओर दिव्य ऊर्जा स्थानांतरित हो गई। यह नियो के कोर में घुस गई और उसे फुला दिया। उसका कोर तब तक बड़ा होता रहा जब तक कि वह अपनी सीमा तक नहीं पहुंच गया। उसके कोर पर दरारें दिखाई देने लगीं। नियो ने गुर्राहट की। उसने दर्द से प्रेरित कराह को दबा दिया और अपने कोर में अधिक दिव्य ऊर्जा को निर्देशित किया। विस्फोट हुआ। इसके केंद्र के भीतर से एक सुनहरा सूरज पैदा हुआ। कोर के टूटे हुए टुकड़े सुनहरे सूरज के चारों ओर घूम रहे थे। उसकी त्वचा से काला मवाद निकल रहा था। नियो के खून में सोने का गाढ़ा रंग आ गया। उसकी हड्डियां वापस अपनी जगह पर आ गईं, उसके घाव भर गए और वह मजबूत हो गया। रैंक जागृत मिथिक। नियो ने अपनी आंखें खोलीं। उसने एक सड़ा हुआ सांस छोड़ा और खड़े होने के बाद मुक्का मारा। हवा में तेज आवाज के साथ विस्फोट हुआ। वह मुस्कुराया। मैं आखिरकार मिथिक रैंक पर पहुंच गया हूं। हालांकि उसकी मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई। इसमें बदबू आ रही है। नियो ने खुद को सूंघा और उसकी नाक सिकुड़ गई। वह कमरे से जुड़े बाथरूम में घुस गया। खुद को धोने के बाद वह तरोताजा होकर बाहर आया। अच्छा लगा। उसने समय देखा। रात के 9 बज रहे थे। एलिजाबेथ द्वारा छोड़े गए नोट को याद करते हुए वह नीचे चला गया। हवेली में 3 मंजिलें और एक तहखाना था। नियो तहखाने से जुड़े दरवाजों के सामने खड़ा था। दरवाज़ा खुला। वह दरवाज़ों के दूसरी तरफ सफ़ेद कमरे में चला गया। एलिजाबेथ वहां खड़ी थी। वह प्रशिक्षण कक्ष के केंद्र में होलोग्राफिक स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। तुम यहाँ हो। एलिजाबेथ को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि वह ठीक हो गया है। उसकी आंखें चमक उठीं। तुम रैंक में ऊपर आ गए हो। बधाई हो। धन्यवाद। नियो ने कमरे के चारों ओर देखा। जगह पूरी तरह से सफ़ेद थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह अनंत है। उसने भौहें सिकुड़ीं। हवा में कुछ अजीब था। नियो समझ नहीं पाया कि वह क्या है। यहाँ कुछ अजीब है। ये कुछ ऐसा है जो आपको अपने समय तत्व को प्रकट करने में मदद करेगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इससे पहले चलो मुकाबला करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आपने अपने प्रतिगमन के दौरान कितना सुधार किया है। जमीन पर एक छोटा सा हिस्सा खुला था। यह ऊपर उठ गया। नियो को इसके अंदर एक भंडारण स्थान देखकर आश्चर्य हुआ। एलिजाबेथ ने प्रशिक्षण सूट और अपना भाला निकाला। नियो के बगल में वही भंडारण इकाई खुली। उसने बॉडी टाइट सूट देखा और उसे पहनने का फैसला नहीं किया। आपने उन्हें नहीं पहना है। मैं अपने सामान्य कपड़ों में ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ। तुम पजामा और टी शर्ट पहनकर लड़ोगे। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों नहीं लड़ सकता। एलिजाबेथ ने एक पल के लिए उसे देखा और अपना सिर हिलाया। उसने पूरे शरीर को ढकने वाला काला प्रशिक्षण सूट पहन लिया।
यह उसके कर्व से चिपक गया जो बाहर निकलने की धमकी दे रहे थे। उसका दिल बड़ा है, नियो ने सोचा। क्या तुम हर किसी को ऐसे घूरते हो? हर किसी को नहीं। जब एलिजाबेथ ने रुख अपनाया तो नियो ने अपनी स्थिति जांची। नियो हारग्रेव्स, रैंक ग्रेड 5 मिथिक, दिव्य ऊर्जा शुद्धता ग्रेड 2 मिथिक, आंकड़े शक्ति 107, गति 101, निपुणता 103, संविधान 108, भाग्य 0, आत्मीयता मृत्यु छाया अंधकार 0, जल समय, जादुई मंत्र नेक्रोटिक स्पर्श महासागर का आलिंगन सार श्वास, रक्तरेखा मृत्यु का सम्राट, अद्वितीय कौशल मृत्यु अमर शाश्वत, खोज बारबाटोस का प्रशिक्षण पूरा करें भाग 1 3/5 पूरा हुआ। आंकड़े अच्छे थे, लेकिन एक श्रेष्ठ देवता से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हम फिर से क्यों लड़ रहे हैं? चिंता मत करो, मैं अपनी ताकत तुम्हारे स्तर से मिलाऊंगा। मुझे चिंता नहीं है, तुम्हारी आंखें कुछ और ही कहती हैं। नियो ने अपने होंठ सिकोड़े। क्या मैं पीटा जाऊंगा? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? क्योंकि मैंने कुछ पागलपन भरे काम किए हैं। जब तक वह क्षरण के कारण मिटने वाला नहीं था तब तक उसका प्रतिगमन पागलपन से परे था। एलिजाबेथ ने बड़ा व्यक्ति बनने का फैसला किया और इस ओर इशारा नहीं किया। जब उसके होठों का कोना ऊपर उठा तो नियो को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। रुको, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। एलिजाबेथ गायब हो गई। नियो ने तुरंत झुककर देखा और एक भाला उस जगह से गुजरा जहां कुछ क्षण पहले उसका सिर था। उसकी इंद्रियों ने उसे एक और हमले की चेतावनी दी। वह ओशन एम्ब्रेस को ट्रिगर करने वाला था जब अचानक एक मुट्ठी उसके पेट में लगी। हमले ने उसकी सांसें रोक दीं। उसके भीतर एकत्रित सभी दिव्य ऊर्जा बिखर गई। मंत्र या तत्वों का उपयोग न करें, बस अपनी तलवार से लड़ें। मैं आपकी तकनीक देखना चाहता हूं। आप पहले ये कह सकते थे। नियो ने अपनी सांसें स्थिर कीं। एलिजाबेथ ने भाले की नोक उसके दिल की ओर मारी। चकमा देने के बजाय वह उसकी ओर बढ़ा। उसने उसके हमले को रोकने के लिए अपना बायां हाथ उठाया। उसकी तलवार उसके भाले से छोटी थी, लेकिन अगर वह अपना हाथ बलिदान कर दे तो वह उस पर हमला कर सकता था। एलिजाबेथ नियो को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने आखिरी सेकंड में हमले की दिशा बदल दी। नियो ने मौके का फायदा उठाया और उसकी गर्दन पर वार किया। तलवार उसके आर पार हो गई। एलिजाबेथ की आकृति टिमटिमा उठी। वह पानी के गुब्बारे की तरह फट गई और नियो को भिगो गई। अरे, ये तो एक डुप्लीकेट है। नियो ने कमरे को स्कैन किया। वह एलिजाबेथ को नहीं ढूंढ पाया। जमीन पर पानी हिल गया और 5 एलिजाबेथ में बदल गया। नियो पीछे हट गया और डुप्लीकेट से कुछ दूरी बना ली। असली तो उनमें छिपी होगी। नियो के दिमाग में विचार दौड़ गए। मुझे संदेह है कि डुप्लीकेट में खून की प्यास हो सकती है। जब वह अपनी रक्तपिपासा छोड़ेगी तो मुझे अपनी मृत्यु के प्रति लगाव के साथ असली एलिजाबेथ को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। नियो ने कठोर रुख अपनाया। रक्तपिपासा सभी डोपेलगैंगर से आ रही थी। उन्होंने एक साथ उस पर हमला किया। नियो ने पहली एलिजाबेथ को 2 हिस्सों में विभाजित किया। वह पानी में फट गई और पानी 2 एलिजाबेथ में बदल गया। उसके कार्यों ने केवल उसकी संख्या में वृद्धि की। असली कौन है? उलझन में नियो ने खुद को एक बड़ा हमला करने से रोक लिया। एलिजाबेथ को नहीं पता होगा कि वह वर्तमान में कितना मजबूत था। भले ही वह उसकी रैंक देख सकती थी, लेकिन वह अंधेरे के माध्यम से उसके द्वारा प्राप्त अतिरिक्त आंकड़ों को नहीं देख सकती थी। मैं उसे चौंका सकता हूँ। मुझे बस एक पल की ज़रूरत है। नियो ने अपनी इंद्रियों को तेज रखा जब अचानक एक ठंडे धातु के टुकड़े ने उसके सिर के पीछे छुआ। तुम हार गए हो। एलिजाबेथ ने भाला उसके सिर पर रख दिया। वह कब चुपके से मेरे पास आए? नियो ने पीछे मुड़ते हुए भौहें सिकुड़ी। तो इसीलिए मैं उसे महसूस नहीं कर पाया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कभी मेरे प्रति कोई खून की प्यास नहीं जगाई। नियो ने कुछ पल पहले की बात सोची। सभी हमशक्लों में खून की प्यास नहीं होती। मुझे अपना ध्यान उन हमशक्लों पर रखना चाहिए था। वह उन कारणों के बारे में सोचता रहा जिनकी वजह से उसकी हार हुई और वह क्या बेहतर कर सकता था। यह एक आदत थी जो उसने अनगिनत लड़ाइयों से हासिल की थी। एलिजाबेथ ने अपना भाला नीचे किया। उसने उसके माथे पर हाथ फेरा। यह एक अच्छी लड़ाई थी। आपको मुझे सांत्वना देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें सांत्वना नहीं दे रहा हूँ। पहला हमला अमेलिया को हराने के लिए पर्याप्त था। तुमने इसे आसानी से चकमा दे दिया। नियो ने अपनी तलवार म्यान में वापस रख ली। क्या यह एक स्पार के लिए पर्याप्त था? हाँ, ये था। मैं तुम्हारी प्रगति से संतुष्ट हूँ। वह मुस्कुराई और यह वह डरावनी मुस्कान नहीं थी जो उसने कुछ क्षण पहले उसे दिखाई थी। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? नियो ने अपनी आंखें बंद की और उसकी स्थिति को महसूस किया। जब एलिजाबेथ ने उसे मुक्का मारा तो उसकी दिव्य ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकल गई। अजीब बात यह है कि वह थका नहीं था, हालांकि उसके पास मुश्किल से कोई दिव्य ऊर्जा थी। यह उसके किसी मंत्र का परिणाम होना चाहिए।
मुझे अजीब लग रहा है, नियो ने उत्तर दिया। मैं श्वास तकनीक का उपयोग करके अपनी दिव्य ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर रहा हूँ। लेकिन इस कमरे में हवा अजीब है। यहाँ जो कुछ भी मौजूद है वह मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। एलिजाबेथ ने अपनी कलाई हिलाई। जमीन पर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया और उसमें से एक गोलाकार मशीन उड़कर बाहर आई। नियो को लगा कि हवा में अजीब कण मशीन से आ रहे हैं। यह एक एलिमेंटल स्टोरेज यूनिट है। अभी ये टाइम एलिमेंटल उत्सर्जित कर रहा है और हवा को इससे भर रहा है। कमरे में टाइम एलिमेंटल की वर्तमान मात्रा इतनी अधिक है कि टाइम चलाने वाला उन्हें महसूस कर सकता है। लेकिन यह अभी भी उस स्तर पर है कि टाइम से कोई लगाव न रखने वाला व्यक्ति उन्हें महसूस नहीं कर सकता। क्या? नियो का चेहरा सख्त हो गया। अगर तुम्हारी बातें सच हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है तुमने टाइम एलिमेंट को जगा दिया है? यह असंभव है। मैं अभी समय को नियंत्रित नहीं कर सकता। एलिजाबेथ ने अपना सिर हिलाया। आपको शायद इसका एहसास न हुआ हो, लेकिन आपके ऊपर जो क्षरण छाया है वह किसी भी पौराणिक श्रेणी के देवता को मारने के लिए पर्याप्त है। आप अभी भी जीवित हैं, इसका एकमात्र कारण यह है कि आपने अपने समय तत्व को जागृत कर लिया है। जब नियो लेबिरिंथ में मरने वाला था तो वह दुखी या भयभीत नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने मिनोटॉर के खिलाफ लड़ाई जीत ली थी। जीत उसके लिए उसके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण थी, और चूंकि उसने अपने मृत्यु तत्व पर महारत हासिल करते हुए पहले ही मृत्यु को स्वीकार कर लिया था, इसलिए युद्ध में मरने का विचार उसे सामान्य लगा। नियो ने उसे घूर कर देखा, उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। तुम समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसका कारण यह है कि तुमने उसे प्रकट नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एलिजाबेथ के चारों ओर पानी की एक पतली धारा प्रकट हुई। इसने उसके चारों ओर एक लूप बनाया। मृत्यु लाल बिजली के रूप में प्रकट होती है। तुम क्या सोचते हो कि समय किस रूप में प्रकट होता है? नदी। नियो ने पानी की धारा को घूरते हुए उत्तर दिया। समय बहता है, बिल्कुल पानी की तरह। अधिकांश लोग समय की कल्पना इसी तरह करते हैं। ये वह नहीं है जो मैं जानना चाहता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे अनुसार समय के लिए कौन सी छवि उपयुक्त है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नियो को समझ में नहीं आया कि एलिजाबेथ क्या कहना चाह रही थी। अधिकांश तत्वों के विपरीत समय का कोई निश्चित आकार नहीं होता। कुछ समय धारक रेत के रूप में समय को प्रकट करते हैं और कुछ बिजली के रूप में। ये समय की उनकी छवि है। नियो ने स्पष्टीकरण के बाद उसे थोड़ा समझा। उसे याद आया कि उसके पहले प्रतिगमन से पहले प्रोफेसर डैनियल ने उससे पूछा था कि क्या उसके पास जल तत्व है। क्या उसने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वह जानना चाहता था कि क्या मैं समय को पानी की छवि से जोड़ सकता हूँ? नियो को लगा कि उसका अनुमान सही था। प्रोफेसर डैनियल ने आपको इसके बारे में नहीं सिखाया क्योंकि वह शायद अभिव्यक्ति की अवधारणा से अनभिज्ञ थे। ये तत्व जागृति का एक अपेक्षाकृत नया सिद्धांत है, एलिजाबेथ ने समझाया। तत्व जागृति के बाद तत्व अभिव्यक्ति आई। अधिकांश तत्वों के निश्चित रूप थे। आग ज्वाला के रूप में, पानी पानी के रूप में। समय अलग था, इसका कोई निश्चित आकार नहीं था। लोगों को इसे एक आकार देने की आवश्यकता थी। अधिकांश समय धारकों ने क्रोनोस की शिक्षाओं का पालन किया और समय को एक नदी के रूप में प्रकट किया। स्पष्टीकरण के बाद एलिजाबेथ ने नियो को घूर कर देखा। तुम समय को किस रूप में देखते हो? यह एक अलौकिक प्रश्न था। एलिजाबेथ को विश्वास नहीं था कि नियो अब उसके प्रश्न का उत्तर दे सकता है। समय को किसी छवि से जोड़ने में महीनों या वर्षों लग सकते हैं। नियो बहुत अनुभवहीन था। एलिजाबेथ ने भौहें सिकुड़ी। हवा में मौजूद समय के तत्व मंथन करने लगे। वे नियो के चारों ओर ऐसे इकट्ठे हुए जैसे कि वह तूफान की आंख हो और उसके शरीर में प्रवेश कर गए हों। वह पहले से ही प्रकट हो रहा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नियो ने महसूस किया कि समय के तत्व उसके मूल में प्रवेश कर रहे हैं। चूंकि एलिजाबेथ ने उसके मूल को खाली कर दिया था, इसलिए उसके लिए समय प्रवेशित दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करना आसान था। मेरे लिए समय क्या है? नियो ने एलिजाबेथ के शब्दों के बारे में सोचा। उसने अपनी आंखें बंद की और उन वर्षों को याद किया जो उसने पीछे हटने में बिताए थे। यह एक लंबा समय था। हालांकि समय का अर्थ उसके लिए उन वर्षों से नहीं आया। वे लंबे थे, लेकिन स्फिंक्स के चौथे दर्शन में बिताए गए युगों की तुलना में वे छोटे थे। समय एक अनंत अनंत काल है। चौथे दर्शन में उसे अरबों वर्षों तक जीने के लिए मजबूर किया गया, जबकि वह एक ऐसे शरीर में फंसा हुआ था जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। समय है। वह खुद को मारना चाहता था। उसने क्रोध किया, रोया, देवताओं से, आकाशीय अभिलेखों से विनती की उसे बचाने के लिए, उसे मरने देने के लिए, लेकिन कुछ भी उसे वह मुक्ति नहीं दे पाया जो वह चाहता था। वह अपनी इच्छा के विरुद्ध युगों से जी रहा था। वह उस शून्य में तैरता रहा जहां अनगिनत कीड़े उसे खाने की कोशिश करते थे। यह नरक था। ये था निराशा। नियो के शरीर में घुसने वाले समय के तत्वों के तूफान ने हवेली को हिला दिया। नियो तूफान का केंद्र था। तत्वों ने फर्श को तेज गति से बूढ़ा कर दिया। प्रशिक्षण कक्ष सड़ रहा था।
इतना समय सोखने के बाद वह कैसे ठीक है? एलिजाबेथ ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ऐसा लगता है कि वह समय को निगल रहा है। नियो में प्रवेश करने वाले समय के तत्वों की मोटी मात्रा ने उसे बूढ़ा करना शुरू कर दिया। वह बूढ़ा होता गया और बूढ़ा होता गया। उसका शरीर उस शारीरिक आयु तक पहुंच गया था जो वह प्रतिगमन द्वारा क्षीण होने से पहले था। जब एलिजाबेथ ने सोचा कि वह और बूढ़ा होता जाएगा तो उसका शरीर परिपक्व होना बंद हो गया। समय अब उसकी उम्र को और नहीं बढ़ा सकता था। उम्रहीनता, क्या यह उसके वंश का कौशल है? उसने आश्चर्य से देखा कि समय के हर तत्व ने नियो के शरीर में प्रवेश किया। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी निगाहों में एक गहन आभा थी। क्या तुमने समय को प्रकट किया है? उसने तीखे स्वर में पूछा। नियो मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली खोली और उसे अपने हाथ में कैटरपिलर दिखाया। वह क्या है? एक कीड़ा। ये समय का मेरा प्रकटीकरण है। नियो के लिए समय निराशा का पर्याय था। यह एक अविश्वसनीय शक्ति थी। जब उसने समय को जोड़ने के लिए एक छवि के बारे में सोचा तो उसके दिमाग में कीड़े आ गए। वे अनंत अनंत काल में उसके एकमात्र साथी थे। वह उनसे घृणा करता था। वह उनका आभारी था। यह एक अनोखा रूप है। एलिजाबेथ जानती थी कि नियो समय का एक अनोखा रूप प्रकट करेगा। लेकिन एक कैटरपिलर, यह इतिहास में पहली बार हुआ था। यह क्या कर सकता है? एलिजाबेथ ने पूछा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। समय के विभिन्न प्रकटीकरण में अलग अलग क्षमताएं और कमजोरियां होती हैं। नदी प्रकटीकरण इसे पीछे हटाना आसान बनाता है, लेकिन समय चलाने वाले को समय फिसलने का खतरा होता है। रेत प्रकटीकरण समय को नदी प्रकटीकरण की तुलना में अधिक आसानी से रोक सकता है। हालांकि ये काम नहीं करता है अगर उनके प्रतिद्वंद्वी के पास किसी भी तत्व में समान या उच्चतर तत्व महारत है, जैसा कि उनके पास समय तत्व में है। एलिजाबेथ ने कैटरपिलर की ओर इशारा किया। आपका समय क्या कर सकता है? नियो ने कैटरपिलर को जगाने की कोशिश की। हरे रंग की चीज ने अपनी एक आंख खोली, उसे घूरा, उपहास किया और फिर सो गई। क्या इसने मेरा अपमान किया है? नियो की भौं फड़क उठी। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता अभी के लिए। लगता है कि इसका अपना अहंकार है, एलिजाबेथ बोली। जब उसने नियो के समय के प्रकटीकरण को अपने आप काम करते देखा तो वह और भी उलझन में पड़ गई। नियो ने इसे कुछ करने के लिए कहा कुछ भी, लेकिन आलसी कीड़ा हिलने से इनकार कर रहा था। ये काफी सनकी है। वह मुस्कुराया। बधाई हो, आपने अपनी जागृति पूरी कर ली है। शुक्रिया। चुप्पी। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। एलिजाबेथ पहले बोली। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर से पीछे हटोगे या तुम यहीं रहना जारी रखोगे? नियो ने अपने होंठ सिकोड़े। वह पीछे हटने के बिना भी ठीक था। हालांकि उसने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन उसे पीछे हटने से नफरत थी। इससे लोगों के साथ उसके रिश्ते मिट गए। इसी कारण उसने अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया और पीछे हटते ही भूल भुलैया में प्रवेश कर गया। वह पीछे हटने के बारे में अपनी शंकाओं के बावजूद अतीत में लौट जाता। उसने बहुत सी चीजों को अनदेखा कर दिया था। उसके जवाब देने से पहले ही एलिजाबेथ बोल पड़ी। ये सही निर्णय है। इसके लिए खुद को बहुत ज्यादा दोष मत दो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट उद्धरण चिन्ह। नियो ने अपने होंठ काटे। वह सिर हिलाकर आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसने अपने मुंह से शब्द निकालने के लिए मजबूर किया। तुम इतने शांत क्यों हो? तुम जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओगे, यहाँ तक कि इस पल को भी। एक बार जब मैं पीछे हट जाऊंगा तो पिछले महीने में तुमने जो भी चुनाव किए हैं वे सब अर्थहीन हो जाएंगे। नियो, उसकी आवाज़ ने उसकी बड़बड़ाहट को काट दिया। जब तुम भूल भुलैया में मरने वाले थे तब तुम दुखी क्यों नहीं थे? नियो को उसके सवाल के पीछे का इरादा समझ में नहीं आया। फिर भी उसने जवाब दिया, क्योंकि मृत्यु ऐसी चीज़ नहीं है जिससे डरना चाहिए। जब मैंने मृत्यु के तत्व पर महारत हासिल करने का फैसला किया तो मैंने इसे स्वीकार कर लिया। अगर मैं मर जाऊं तो मैं मर जाऊं, बस इतना ही, उसने कहा। समय के लिए भी यही सच है। अगर तुम इसमें महारत हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। एलिजाबेथ ने आगे कहा, तुम छोटी छोटी बातों पर सोचते नहीं रह सकते, ये सोचते हुए कि जब तुम पीछे हटोगे तो क्या दूसरों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने में कुछ भी गलत नहीं है। जिन शक्तियों को हासिल करने के लिए तुमने कड़ी मेहनत की है अपने चुनाव के लिए। नियो ने अपनी मुट्ठी भींच ली। एलिजाबेथ समझ गई कि नियो को उसका जवाब स्वीकार करने में मुश्किल हो रही थी। वह उसके करीब गई और उसे अजीब तरीके से गले लगा लिया। उसके कानों की नोक लाल हो गई। ये सुनिश्चित करते हुए कि नियो उसका चेहरा न देख सके, उसने कहा, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम खुश हो मेरे लिए यही काफ़ी है। वह मुस्कुराए। तुम मेरे लिए अमेलिया जितनी ही महत्वपूर्ण हो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल अपने लिए करो, बजाय इसके कि उन्हें मेरे कारण बर्बाद करो। अब जाओ, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास अतीत में करने के लिए कुछ काम बाकी हैं। एलिजाबेथ ने उसे छोड़ दिया और पीछे हट गई। ठीक उसी समय हवेली के अंदर एक चांदी का पोर्टल दिखाई दिया।
प्रधानाचार्य और उनकी दो कठपुतली नौकरानियां पोर्टल के पीछे खड़ी थीं। हवेली के चारों ओर समय के तत्वों में एक बड़ा बदलाव था। क्या हुआ? शार्लोट ने पूछा। नियो ने समय को प्रकट किया। पहले ही। एलिजाबेथ ने सिर हिलाया। शार्लोट ने उसे गहरी निगाह से देखा। उसने उसे इशारा किया। अगर तुम जाग गए हो तो प्रोफेसर डैनियल से मिलो। उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। वह जल्द ही फिर से टाइम स्लिप करेगा और मुझे संदेह है कि वह इसे अब और नियंत्रित कर सकता है। नियो ने सिर हिलाया। कठपुतली गुड़िया में से एक ने प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश किया और एक और पोर्टल बनाया। अलविदा, नियो ने पीछे देखे बिना कहा और पोर्टल में कदम रखा। वह प्रोफेसर डैनियल के कार्यालय के बाहर गलियारे में दिखाई दिया। उसके पीछे पोर्टल बंद हो गया। दरवाजे के दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, अंदर आओ। नियो ने दरवाजा खोला। उसने प्रोफेसर डैनियल की नज़र से मुलाकात की। वह आदमी हमेशा की तरह जवान लग रहा था, लेकिन समय को प्रकट करने के बाद वह प्रोफेसर डैनियल के आसपास अस्थिर समय तत्वों को महसूस कर सकता था। तुमने समय को जगा दिया है। प्रोफेसर डैनियल ने उसकी प्रशंसा नहीं की। उसने बस उसकी उपलब्धि को स्वीकार किया। बैठो। नियो ने उसकी बातों का पालन किया। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। नियो ने चुप्पी तोड़ी। तो तुमने मुझे समय सीमा इसलिए दी क्योंकि तुम अब और नहीं चल सकते थे? हाँ, नियो ने अपने होंठ सिकोड़े। क्या तुम जानबूझकर मुझे केवल D180, D120 दिनों में वापस भेज रहे हो? हाँ, क्यों? अगर मैं तुम्हें और पीछे भेजता तो यह मुझ पर भारी दबाव डालता। ऐसा न करने की वजह से ही मैं तुम्हें इतनी बार वापस भेज पाया। ये या तो तुम्हें अतीत में बहुत पीछे भेज रहा था या तुम्हें कई बार निकट की तारीख में भेज रहा था। इससे पहले कि नियो उससे फिर से सवाल कर पाता, प्रोफेसर डैनियल ने कहा, चिंता मत करो, मैं इसके बाद तुम्हें तुम्हारे मूल समय में वापस भेज दूंगा। तुम्हारा क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर डैनियल ने अपना सिर हिलाया। मेरे लिए यह मायने रखता है। भावनात्मक लगाव। तुम्हें उन्हें महत्व देना बंद कर देना चाहिए। अंधकार के स्वामी के लिए ये शर्मनाक है। प्रोफेसर डैनियल ने उसे डांटा। मैंने ये सवाल नहीं पूछा था। नियो झुक गया। मुझे अतीत में वापस भेजने के बाद तुम्हारा क्या होगा? प्रोफेसर डैनियल ने आह भरी। उसने अपनी भौहों को सहलाया। मैं समय से पीछे चला जाऊंगा। शायद कुछ 100 साल बाद जागूंगा। नियो के पास कोई शब्द नहीं था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि प्रोफेसर डैनियल ये जानने के बाद कैसे शांत थे कि उसके साथ क्या होने वाला है। एक दिन जागने पर उसने पाया कि उसके सभी दोस्त मर चुके हैं और वह ऐसी दुनिया में था जहां कोई उसे नहीं जानता था। यह एक बुरा सपना होगा। तुम इसके बारे में इतने शांत क्यों हो? मुझे इसकी आदत हो चुकी है। वह खड़ा हो गया। तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं भी करता तो भी मैं जल्दी या बाद में टाइम स्लिपिंग पर नियंत्रण खो देता। ऐसा हमेशा होता है। नियो के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। प्रोफेसर डैनियल ने आह भरी और कहा, मैं कुछ 100 साल बाद अपने टाइम स्लिपिंग पर नियंत्रण पा लूंगा। बस मेरी चिंता करना बंद करो। वह नियो के पीछे खड़ा हो गया। नियो हारग्रेव्स, तुम 5वें व्यक्ति हो जिन्हें मैंने अपना छात्र बनाया है। मुझे तुम्हारे तत्व को जगाने में दूसरों की मदद की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारा गुरु हूँ। क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? हाँ, अच्छा। उसके हमेशा की तरह सख्त भाव की जगह मुस्कान ने ले ली। भले ही कोई याद न रखता हो कि तुमने अपने पतन के दौरान किन संघर्षों से गुजरा, लेकिन मैं याद रखता हूँ। मैं तुम्हें आश्वस्त कर सकता हूँ, आगे बढ़ते रहने की तुम्हारी इच्छाशक्ति बेजोड़ है। तुम मेरे सबसे प्रतिभाशाली छात्र नहीं हो सकते, लेकिन मैंने कभी किसी को इतनी अदम्य भावना वाला नहीं देखा। मुझे तुम पर गर्व है, नियो। उसने अपना हाथ नियो की गर्दन के पीछे घुमाया। दिव्य ऊर्जा उसकी उंगलियों से नियो में प्रवाहित हुई। यह उसकी पीठ पर रेंगती हुई उसकी त्वचा को जलाती हुई चली गई और एक ड्रैगन की आकृति खींची जो अपनी पूंछ को काट रहा था, जिससे एक लूप बन गया। नियो ने भौहें सिकोड़ी। तुमने क्या किया? जब समय आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। प्रोफेसर डैनियल ने नियो में अपनी दिव्य ऊर्जा भरना बंद कर दिया। उसने अपना पसीना पोंछा और नियो के सिर पर हाथ रखा। शायद यह आखिरी बार होगा जब हम मिलेंगे। एक विदाई उपहार के रूप में मैं तुम्हारा भविष्य पढ़ूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? तुम इस बारे में पूछ ही क्यों रहे हो? क्योंकि कुछ लोग अपना भविष्य जानने से नफरत करते हैं। उन्हें लगता है कि भविष्यवाणी करने से यह पत्थर में जड़ हो जाएगा। प्रोफेसर डैनियल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी पलकों के पीछे आइरिस चमक उठी। 1 मिनट बाद उसने उन्हें खोला। थका हुआ, वह भारी सांस ले रहा था। आपने क्या देखा, प्रोफेसर? प्रोफेसर डैनियल ने नियो की आवाज़ सुनकर चौंक गए। उसने अपना मुंह खोला और बंद कर लिया, शब्द बनाने में असमर्थ। प्रोफेसर, क्या आप ठीक हैं? नियो ने मुड़कर चिंतित नज़र से उसे देखा। नियो को इस तरह देखकर प्रोफेसर डैनियल शांत हो गए। मैं ठीक हूँ। उन्होंने अपने माथे से पसीना पोंछा। तुमने क्या देखा? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह।
उसे जवाब देने के बजाय उसने नियो की पीठ पर हाथ रखा। उसकी निगाह में थोड़ा डर था। प्रोफेसर डैनियल ने धक्का दिया। अलविदा नियो। नियो ने महसूस किया कि समय के तत्वों की एक विशाल धारा उस पर टूट पड़ी। उसे समय के पार फेंक दिया गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे खींचने की कोशिश करने वाले समय के तत्वों की शक्ति बढ़ती गई। उम्रहीन होने के बावजूद उसका शरीर जवान होने लगा। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, लगभग नगण्य, लेकिन वह बूढ़ा हो रहा था। अगर यह कोई और होता तो अब तक वे कई बार नष्ट हो चुके होते। जब समय की शक्ति असहनीय होने लगी थी, नियो ने अपने कपड़ों के भीतर कुछ हलचल महसूस की। हरा कैटरपिलर उसके कॉलर से बाहर आया, जैसे कि वह खुद को बाहर खींच रहा हो। उसने जम्हाई ली। नियो को डुबोने की कोशिश कर रहे समय के तत्व अचानक कैटरपिलर की ओर बहने लगे। वे उसके मुंह में घुस गए। नियो पर दबाव हल्का हो गया। कैटरपिलर ने अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ सेकंड के बाद सो गया। नियो ने एक बदलाव महसूस किया और वह एक विशाल हॉल में दिखाई दिया। सर, आप कौन सी रैंक चुनना चाहते हैं? उसने महिला की ओर देखा और हॉल में छात्रों की ओर अपनी नज़र घुमाई। ये रैंकिंग टूर्नामेंट की शुरुआत है। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अचानक समय के तत्वों का एक विशाल प्रवाह नियो से टकराया। उसने समय को थामने की कोशिश की। कैटरपिलर ने दबाव कम कर दिया था, हालांकि यह अभी भी बहुत बड़ा था। वह समय को फिसलने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे उन सीमाओं को छोड़ना पड़ा जो उसने लगातार खुद पर लगाई थीं। दिव्य ऊर्जा पूल बिना सील के लालच से हवा से दिव्य ऊर्जा को चूसने लगा, और वह आभा जो उसने हमेशा दबाई थी फूट पड़ी। हॉल में छात्र अपने घुटनों पर गिर गए। उनमें से कुछ बेहोश हो गए। प्रॉक्टर भी बिना चोट के नहीं बचे। नियो को एहसास हुआ कि उसे अपनी आभा को दबाना होगा। फोकस में बदलाव के कारण उसने समय पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। नियो फिसल गया। वह एक पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिया। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा शुद्धता मुझसे अधिक है, मॉरिगन ने कहा, इसलिए तुम मजबूत हो। उसकी भौहें और भी खराब हो गईं। मैं रैंकिंग प्रतियोगिता के दौरान मेरे और मॉरिगन के बीच लड़ाई में समय फिसल गया। नियो ने मॉरिगन को उसे घूरते हुए देखा। उस समय वह वास्तव में मुझे गंभीरता से नहीं ले रही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह गुस्से में थी, लेकिन उसका गंभीरता से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसकी मांसपेशियां शिथिल थीं, उसका रुख अधूरा था, उसकी सांस स्थिर थी। कोई ढाल नहीं है जो टूट न जाए। मॉरिगन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह तेजी से पीछे हटी और उचित रुख अपनाया। जैसे नियो एक नज़र में उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकता था, वैसे ही वह भी लगा सकती थी। उसकी इंद्रियां अलार्म की तरह बज रही थीं। उन्होंने उसे उसके सामने वाले के बारे में चेतावनी दी। मॉरिगन, अजेय। उसके चारों ओर सुनहरी बिजली चमक उठी। वह गायब हो गई और एक पल में नियो के सामने फिर से प्रकट हो गई। उसकी तलवार उसके कंधे की ओर बढ़ी। नियो को लगा कि वह उसे धीमी गति से चलते हुए देख रहा है। वह उसके करीब आ गया। वह मुझसे तेज कैसे चल सकता है? मॉरिगन की आंखें चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, नियो की मुट्ठी उसके पेट में धंस गई। इस झटके ने उसे लुढ़का दिया। वह बेकाबू होकर खांसने लगी, उसकी सांसें उखड़ गईं। लड़ाई खत्म करने के इरादे से नियो उसकी ओर बढ़ा, तभी अचानक समय की शक्ति वापस लौट आई। उसने उसे मारा। वह मुश्किल से कोई विरोध कर पाया, फिर से फिसल गया। नियो एक मंच पर दिखाई दिया। उसने चारों ओर देखा। ये वह समारोह है जो रैंकिंग प्रतियोगिता के बाद हुआ था। मैंने तब सभी छात्रों को कोसा था, है न? नियो को महसूस हो रहा था कि समय उसके पीछे आ रहा है। वह फिर से फिसल जाएगा। समय का इंतजार करते हुए उसने देखा कि छात्रों की निगाहें अलग थीं। पिछली बार के विपरीत, जहां उन्होंने उसे धोखेबाज की तरह देखा था, वे उसे विस्मय, भय और सम्मान से देखते थे। अतीत बदल गया। वे अब मेरा सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे मॉरिगन को एक ही मुक्का मारकर पराजित करते देखा। जब वह समय फिसल गया और लड़ाई से बाहर निकल गया, तो नियो को यकीन था कि उसका अतीत मॉरिगन द्वारा पराजित होगा। लेकिन तथ्य ये रहा कि उसने उसे पीछे धकेल दिया जबकि वह अजेय का उपयोग कर रही थी। समय फिसल रहा है। नियो एक अंधेरी टूटी दुनिया में खड़ा था। आथ की छाया ने क्रिश्चियन का सिर काट दिया और नियो की ओर दौड़ा। यह एक अवसर था। नियो दूसरों को बचा सकता था। मुझे छाया को नीचे गिराने की ज़रूरत है, इससे पहले कि मैं फिर से समय फिसल जाऊं। उसके शरीर ने एक पल में प्रतिक्रिया की। आथ की छाया, जो कि अजेय की नकल करके संचालित थी, ने उसके दिल की ओर खंजर भोंक दिया। नियो ने आसानी से हमले को चकमा दिया। उसने छाया का सिर पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। मैं देख सकता हूं कि तुमने संयोग से मेरी छाया को नहीं हराया। सुनहरी बिजली से ढके लुकास ने नियो को घूर कर देखा। नियो ने अपने आसपास के वातावरण को देखा। मैंने फिर से समय को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने होंठ सिकुड़े। क्या आथ की छाया को हराने के लिए यह पर्याप्त था? ये केवल एक ही हमला था, लेकिन मैंने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया।
तुम मेरे विश्वासघात से आश्चर्यचकित नहीं दिख रहे हो, लुकास ने कहा। उसके शब्दों ने नियो को उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। वह एक छोटी सी मुस्कान के साथ नियो के पीछे टेलीपोर्ट हो गया। जब तलवार नियो की गर्दन को छेदने वाली थी, नियो ने लापरवाही से अपने हाथ के पिछले हिस्से से पीछे की ओर वार किया। बैकहैंड थप्पड़ से लुकास की गर्दन लगभग टूट गई। वह दर्जनों दीवारों को तोड़ता हुआ वापस उड़ गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लुकास खून से लथपथ था। एक ही हमले ने उसके अजेय कौशल को चकनाचूर कर दिया। इससे पहले कि वह बच पाता, नियो उसके ऊपर प्रकट हुआ और उसने जोर से पैर पटक दिया। उसकी पसलियां टूट गईं और उसने मुंह भर खून खांस लिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लुकास की मुस्कान बनी रही। क्या तुम हमेशा अपनी ताकत छिपाते थे? मिशन में कितने लोग मारे गए? लुकास ने नियो को घूरते हुए उलझन में देखा। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वह नियो के चारों ओर अज्ञात तत्वों की मोटी मात्रा को महसूस कर सकता था। इस तथ्य के साथ कि नियो अचानक मजबूत हो गया और उसकी लड़ने की शैली बदल गई, ये स्पष्ट था कि वह सवाल क्यों पूछ रहा था। प्रतिगमन, लुकास मुस्कुराया। यह एक ऐसी चाल है जो मैंने लंबे समय से नहीं देखी है। जब नियो ने अपने पैर के पीछे की ताकत बढ़ाई तो लुकास ने खून की एक और घूंट उगल दी। बल ने उसकी पसलियों को तोड़ दिया। सवाल का जवाब दो। क्या मुझे जवाब देना चाहिए? लुकास मुस्कुराता रहा। दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए, ये दर्द मेरे कबीले में हमारे प्रशिक्षण की तुलना में एक गुदगुदी की तरह है। उसकी मुस्कान ने नियो को परेशान कर दिया। नियो ने अपना पैर लुकास की छाती से हटा लिया और झुक गया। सुनो, तुम सच में सोचते हो कि तुम बहुत अच्छे हो, है न? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। फिर से, मुझे एक बेवकूफ़ से कुछ भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो ज़्यूस कबीले को धोखा देने की योजना बना रहा है। लुकास की मुस्कान सख्त हो गई। तुम हैरान क्यों हो? तुम्हें ये कैसे पता चला? ओह, मैं इनकार नहीं करूंगा। नियो ने उपहास किया। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। तुम कबीले के लोगों को अपने ऊपर भरोसा दिलाने के लिए कठपुतली की तरह काम कर रहे हो। तुम सही मौका मिलने पर उन्हें धोखा देने के लिए सब कुछ कर रहे हो। लुकास की आंखों में आत्मसंतुष्टि आश्चर्य में बदल गई, फिर धीरे धीरे भय में बदल गई। तुम राजनीतिक लाभ के बावजूद ज़्यूस कबीले के समूह के मुखिया का पद मॉरिगन को खो बैठे। अगर मैं नहीं होता तो तुम हमेशा के लिए नंबर 2 पर होते। तुम अकादमी के छात्रों के एक समूह पर भी कब्जा नहीं कर सकते। तुम्हारा बेवकूफ़ क्यों सोचता है कि यह ज़्यूस कबीले को गिरा सकता है? उसके शब्दों ने लुकास के दिल पर चोट की। इसने लुकास को उस वास्तविकता का सामना कराया जिसे वह अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। नियो की बात सुनना नहीं चाहता था। लुकास ने दूर भागने की कोशिश की। नियो ने लुकास को भागने से रोकने के लिए उसके कंधे पर अपनी तलवार मारी। उसने तलवार घुमाई। इसका सामना करो, लुकास। तुम असफल हो। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम एक बच्चा हो जो नखरे दिखा रहा है, जो खुद को ये सोचकर धोखा दे रहा है कि वह अजेय कबीले को हरा सकता है। नियो ने ठंडी आंखों से उसे घूरा। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? हमेशा की तरह मुस्कुराओ। लुकास ने उसे तीव्र घृणा से देखा। नियो का समय फिसल गया। वह एक लंबे गलियारे में पहुंचा और अपनी जीभ चटकाए। यह मज़ेदार हो रहा था। नियो ने चारों ओर देखा और डिवाइस की जांच की। मैं प्रोफेसर डैनियल के कार्यालय के बाहर हूँ। ये वह दिन है जब उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे उनकी शिक्षाओं के लिए उन्हें अपना धैर्य चुकाना होगा। नियो ने पुरानी यादों में मुस्कुराते हुए कहा। वह कार्यालय में प्रवेश किया और प्रतीक्षा करने लगा। प्रोफेसर डैनियल कभी भी कार्यालय के अंदर नहीं दिखाई दिए। ऐसा लगता है कि उन्होंने टाइम स्लिपिंग पर नियंत्रण खो दिया है। हालांकि प्रोफेसर डैनियल ने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन नियो को यकीन था कि उन्होंने नियो को जानबूझकर 2 साल तक इंतजार नहीं करवाया था। शायद उन्होंने टाइम स्लिप किया था। शायद यही कारण है कि प्रोफेसर डैनियल चौंक गए जब उन्होंने 2 साल बाद नियो को अपने कार्यालय के बाहर इंतजार करते देखा। लानत है, मुझे इस भावना से नफरत है। नियो छत की ओर देखता रहा। उसका दिमाग भटक गया। वह जानना चाहता था कि क्या उसके पिछले काम ने लियोनोरा और अन्य लोगों को बचाया था। हालांकि उसने अपना उपकरण नहीं निकाला। मैंने आतंक की छाया को नुकसान पहुंचाया, लेकिन यह उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। मुझे संदेह है कि भाग्य उन्हें मेरे द्वारा किए गए इस आधे अधूरे प्रयास के साथ जीवित रहने देगा। उसने अपने होंठ सिकुड़े। भाड़ में जाओ। उसने अपना उपकरण निकाला और अकादमी की वेबसाइट पर एस रैंक स्फिंक्स मिशन के बारे में खोज की। मिशन मूल्यांकन रिपोर्ट खुली। बहुत सारी सामग्री विंडो की कठिनाई और इसे बंद करने में नियो के योगदान के बारे में थी। उसने नीचे स्क्रॉल किया। कारावास, क्रिश्चियन वॉन विलियर्स, वेन डी लैंगली, कैंड्रिक डी वेलेमोंट, लियोनोरा वॉन विलियर्स। उसके होंठों से एक खोखली हंसी निकली। कम से कम क्लारा ब्राउन जीवित है। मुझे यकीन है कि शॉन खुश है कि उसकी जुड़वां बहन जिंदा रही। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी हरकतों का बमुश्किल कोई असर हुआ। स्थिति। उसने अपना उपकरण फेंकते हुए बुदबुदाया। नियो हारग्रेव्स। रैंक ग्रेड 5 मिथिक। दिव्य ऊर्जा शुद्धता
ग्रेड 2 मिथिक। आंकड़े: शक्ति 107, गति 101, निपुणता 103, संविधान 108, भाग्य 0, आत्मीयता मृत्यु, छाया अंधकार 0, जल समय। जादू मंत्र नेक्रोटिक टच महासागर का आलिंगन सार श्वास। रक्तरेखा मृत्यु का सम्राट। अद्वितीय कौशल मृत्यु अमर शाश्वत। खोज बारबाटोस का प्रशिक्षण पूरा करें, भाग 1 3/5 पूरा किया। मैं शायद इन आंकड़ों के साथ पहले साल सबसे मजबूत हूं और जब मेरे पास मौका था तो मैं आथ की छाया को नहीं हरा सका। नियो ने खुद को दोषी ठहराया और उसे अपने विचारों से घृणा थी। अपने दिल के कोने में वह अपने दोस्तों को नहीं बचा पाने के लिए राहत महसूस कर रहा था। जितना अधिक उसकी मृत्यु में महारत बढ़ती गई उतना ही वह मृत्यु को शाश्वत विश्राम के स्थान के रूप में देखने लगा। मृत्यु गलत या बुरी नहीं थी, इससे बचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके एक छोटे से हिस्से को लगा कि अपने दोस्तों के आराम में खलल डालना और उन्हें वापस लाना सही नहीं है। नियो ने अपनी नाक के पुल की मालिश की। स्फिंक्स के चौथे दर्शन में वह मरना चाहता था लेकिन मर नहीं सका। वह आराम नहीं कर सकता था। यही कारण था कि उसने मृत्यु को आराम के रूप में देखना शुरू कर दिया। यह मेरी मृत्यु का रूप है, मुझे इसे दूसरों पर थोपना नहीं चाहिए। उसके शब्दों के बावजूद पुनरुद्धार का कार्य उसके लिए एक टर्न ऑफ था। अगर वह अमर नहीं होता तो उसे लगता कि खुद को पुनर्जीवित करना घृणित है। मुझे लगता है कि मैं उनसे पूछूंगा कि क्या वे पुनर्जीवित होना चाहते हैं। अगर वे चाहते हैं तो मैं उन्हें पुनर्जीवित करूंगा, अगर वे नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं करूंगा। हालांकि इसके लिए मुझे अंडरवर्ल्ड में वापस जाना होगा। मृत्यु का कुआं और पवित्र और जीवन तत्वों से भरा तालाब उसके दिमाग में आया। उसे बारबाटोस का प्रशिक्षण पूरा करने और मृत्यु के कुएं से बचने के लिए पवित्र आत्मीयता प्राप्त करने की आवश्यकता थी। कम से कम अब मुझे चौथा परीक्षण पूरा करने का तरीका पता है। वह खड़ा हुआ और प्रोफेसर डैनियल के कार्यालय से निकलने ही वाला था कि उसका कैटरपिलर हिल गया। उसने उसे घूरा और अपना मुंह खोला। एक शक्तिशाली चूषण बल ने नियो के चारों ओर अराजक समय तत्वों को निगलना शुरू कर दिया। कैटरपिलर अपना पेट भरने के बाद फिर से सो गया। क्या यह ऐसा कर सकता है? नियो ने खुद को देखा। उसके आसपास बमुश्किल कोई अराजक समय तत्व बचा था। अगर कोई मुझे अब देखेगा तो वह ये नहीं बता पाएगा कि मैं सालों से पीछे जा रहा हूँ। केवल समय के प्रति लगाव रखने वाले ही बता पाएंगे कि मैं पीछे जा रहा हूँ और वे सोचेंगे कि मैं कुछ मिनट या घंटे पीछे जा रहा हूँ। नियो ने कैटरपिलर को घूरा। ये शक्तिशाली था और उसे लगा कि इसने जो वर्तमान क्षमताएं दिखाई थीं वे इसके शस्त्रागार का एक छोटा सा हिस्सा थीं। काश ये सुअर इतना आलसी न होता। ये सिर्फ जागता है, खाता है और सोता है। कैटरपिलर इधर उधर लुढ़क गया मानो उसे डांट सुनना ही नहीं था। सिर हिलाते हुए नियो ने दफ्तर छोड़ दिया। वह अपनी कक्षा में चला गया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ उसने आथा और फेलिक्स को देखा। उसके मन में यादों की एक लहर दौड़ गई। उसने पुरानी यादों को दबा दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। तुम सुबह से कहाँ थे? फेलिक्स ने पूछा। मैं प्रोफेसर डैनियल के साथ व्यस्त था। प्रोफेसर डैनियल, ध्यान कक्ष के प्रभारी? हाँ वही। क्यों? आथा ने पूछा। उसने मुझे मेरे समय तत्व को जगाने में मदद की। आह, तुम्हारा समय तत्व? फेलिक्स ने बोलना बंद कर दिया। जैसे ही वह नियो के शब्दों के पीछे के निहितार्थ को समझती उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी होती गईं। तुम्हारे पास समय तत्व था? हाँ, तुम्हारे पास मृत्यु, अंधकार, छाया, समय है। ये तो पहले से ही 4 तत्व हैं। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? नियो ने कंधे उचका दिए। आथा ने अपना मुंह खोला। क्या 4 तत्व सामान्य नहीं हैं? उसके शब्दों ने फेलिक्स को स्तब्ध कर दिया। वह उसकी ओर मुड़ी। प्रिय सर किंग्सले, कृपया बताएं कि आपके पास कितने तत्व हैं? मैंने सभी को जगाया नहीं है। कितने? आथा को पसीना आने लगा। शायद उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। सर आथा उद्धरण चिन्ह ... 25। फेलिक्स ने आथा को घूरा, अपनी नज़र नियो पर वापस डाली और आथा को घूरा। क्या तुम दोनों जानते हो कि सीमा नाम की कोई चीज़ होती है? हा, आथा ने घबरा कर ठहाका लगाया। उसके पास कई तत्व हो सकते हैं लेकिन उन्हें जगाना मुश्किल था। उनमें महारत हासिल करना कठिन था। आंतरिक रूप से आथा नियो का सम्मान करता था। नियो के पास केवल 4 तत्व हो सकते हैं। हालांकि उसके चारों तत्व महारत हासिल करने के लिए सबसे कठिन तत्वों में से थे। यह इस हद तक था कि अगर कोई मृत्यु, अंधकार, छाया या समय को जागृत करता है तो वे उन्हें प्रशिक्षित करना छोड़ देंगे और विभिन्न तत्वों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब तीनों बात कर रहे थे तो प्रोफेसर कक्षा में आए। उसने चाक उठाया और बोर्ड पर तत्व प्रतिरोध लिखा। आज हम तत्व प्रतिरोध पर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर एवलिन ने आगे कहा, यह उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है जो जूनियर टेम्पलर बनने की सोच रहे हैं।
चून की जूनियर टेम्पलर को दूसरी दुनिया के राक्षसों, देवताओं या रहस्यमय जानवरों से लड़ने की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि तत्व प्रतिरोध कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए उसने अपनी आंखों से कक्षा को स्कैन किया। उसकी नज़र नियो पर रुक गई। नियो हारग्रेव्स के पास मृत्यु तत्व पर निपुणता है, जबकि मेरे पास मृत्यु तत्व नहीं है। चूंकि मेरे पास मृत्यु तत्व नहीं है, इसलिए मैं तत्व को प्रशिक्षित करके इसके विरुद्ध अपना प्रतिरोध नहीं बढ़ा सकता। क्या इसका मतलब यह है कि नियो हारग्रेव्स अगर मुझ पर अपने मृत्यु तत्व का इस्तेमाल करता है तो वह मुझे एक ही हमले में मार सकता है? छात्रों ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, बिल्कुल, भले ही मेरे पास मृत्यु तत्व न हो, लेकिन मेरे पास मृत्यु तत्व के विरुद्ध प्रतिरोध है। आप सभी के पास भी है। हर व्यक्ति में सभी तत्वों के विरुद्ध एक हद तक प्रतिरोध होता है। आज की कक्षा आपको ये सिखाने के लिए है कि हमारे पास उन तत्वों के विरुद्ध प्रतिरोध कैसे और क्यों होता है जो हमारे पास नहीं होते। उसने अपना चश्मा ऊपर उठाया और पूछा, जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं, हम में से किसी के पास सभी तत्व नहीं हैं, फिर भी हम अपने विरोधियों की मौलिक आभा को महसूस कर सकते हैं, चाहे वे कोई भी तत्व इस्तेमाल करें। क्या आप जानते हैं क्यों? आर्थर ने अपना हाथ उठाया। प्रोफेसर एवलिन ने उसे अनदेखा किया और अपनी नज़र फेलिक्स पर घुमाई। फेलिक्स, क्या तुम सवाल का जवाब दे सकते हो? फेलिक्स की भौहें फड़क उठीं। उसने आर्थर को तिरछी नज़र से देखा और बड़बड़ाते हुए खड़ी हो गई। क्योंकि विरोधी आभा बनाने के लिए बड़ी मात्रा में तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम उन तत्वों को महसूस कर सकते हैं, जबकि हमारे पास वे तत्व नहीं हैं। प्रोफेसर एवलिन ने झुर्रीदार नाक से सिर हिलाया। उसने चारों ओर देखा। क्या किसी और को जवाब पता है? जब किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया तो प्रोफेसर एवलिन आर्थर की ओर मुड़ी। आर्थर, कृपया जवाब दें। ये हमारे कोर्ट, विश्व कोर्ट और प्रतिध्वनि की वजह से है। प्रोफेसर एवलिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आर्थर को जारी रखने का संकेत दिया। दुनिया हमारी तरह एक जीवित प्राणी है और इसी तरह इसका भी एक कोर्ट है। हम इसे विश्व कोर्ट कहते हैं। विश्व में सभी तत्व हैं और चूंकि हर व्यक्ति की जड़ विश्व से संबंधित है, इसलिए ये हमारे कोर्ट और विश्व कोर्ट के बीच प्रतिध्वनि नामक एक घटना को ट्रिगर करता है। प्रतिध्वनि हमें सभी तत्वों के आंशिक तत्वीय संबंध प्राप्त करने की अनुमति देती है। आर्थर ने समझाया। प्रोफेसर एवलिन के चेहरे पर मुस्कान उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द के साथ और भी अधिक उज्ज्वल होती गई। इसके लिए धन्यवाद। हालांकि हम अभी भी उन संबंधों का उपयोग नहीं कर सकते हैं जिनके साथ हम पैदा हुए हैं, हम सभी तत्वों को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। प्रोफेसर एवलिन ने ताली बजाई। वह इतनी उत्साहित थी कि ऐसा लग रहा था कि उसने एक शानदार नृत्य प्रदर्शन देखा है।